बड़ा देश है और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो रेल व्यवस्था के साथ सबसे अच्छी एक कहते हैं सरकारी सेवा या प्रशासनिक सेवा देके गए थे जिसका नाम है IAS। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि मान सकते हैं। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है। इसके अंदर लाखों लोग प्रयास करते हैं पर जो कुछ चुनिंदा या फिर कुछ जिनका नजरिया होता है दूसरी तरीके से वो लोग सक्सेस होते हैं। IAS एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। इसके अंतर्गत आप सभी को एक बेनिफिट ये रहेगा, आप किसी भी सेवा में देखिए आप रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ कि वह रिटायर्ड है या रिटायर्ड फौजी, पर जो ये IAS कहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कहते हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही कहेंगे कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छी है, इसमें आपको नौकर मिलेंगे, नौकर चाकर मिल जाएंगे आपको, प्लस बहुत आपको मेडिकल और बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी। जी अगर मैं एक बात बताता हूँ फिर आपकी एक बार मेरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे आपके जो प्रश्न है वो भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो हमें तैयारी करनी है IAS जो इसका बताता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है UPSC वो ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। भारत की है सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है क्योंकि यह प्रतिवर्ष होती है। उसके साथ साथ UPSC का कहते हैं सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है या फिर पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी है कि लोग तैयारी करते रहते हैं इसकी, पर उनके पास एक मेंटोर नहीं होता, वो लगातार तैयारी करते रहते हैं। बहुत एक अच्छा इसके अंदर आप सबका एक अच्छा एक डिजायर एक आप सभी को एक नॉलेज होना चाहिए कि आप ये UPSC की तैयारी आप कैसे करें। बहुत लोग मेहनत करते हैं तो एक सबसे अच्छा इसमें और टाइम मैनेजमेंट कि आपके साथ इतना आपको एक साल के अंतर्गत आपको इतना विषय तैयार करना है कि आप मजबूती के साथ UPSC के अंदर प्रवेश करें। अब इसके अंदर 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा होता है इसका मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार साक्षात्कार या इंटरव्यू। और ये सब कुल मिला के अगर जो प्राप्तांक जुड़ते हैं वो सभी इन 2 में से जो होते हैं वो सिर्फ इन 2 के जुड़ते हैं, आपके एक मुख्य परीक्षा के और आपके साक्षात्कार के 2025 नंबर जुड़ते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको लगातार आपको जो श्रेणी के हिसाब से आपको जो सेवाएं हैं उनमें मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ क्या प्रश्न आपका? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो UPSC लगभग आप अंदाजा मान के चलिए 50% बात की जाए कि किस कैटेगरी की जाती है तो बताते हैं कि अभी पिछले वर्ष तक देखा है कि जो जनरल या OBC है उनकी लगभग जाती है 48% के आसपास उनकी जाती है। और उसके बाद PWS में लगभग 45। और बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की तो उसमें भी लगभग यही क्राइटेरिया है 42% का, यानी कि ये कट ऑफ रहेगी तो उसमें आपको आपकी जो चयनित सेवा है और उसके अंतर्गत लगभग UPSC की जो परीक्षा आती है IAS की वो हर साल आयोजित होती है। लगभग उसके अंदर 800 से 900 पद। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से आप पूछिए। फीस कितनी है? क्या चीज़? फीस देखिए ये जो प्रश्न है ये यहाँ पूछने के लायक नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको बाहर जो हमारे जो बैठे रहते मैनेजमेंट से पूछे। मेरे जो प्रश्न है वो UPSC के बारे में है और किसी का कोई प्रश्न है UPSC के बारे में कितने सालों में क्लियर हो जाएगी? बहुत एक अच्छे प्रश्न पूछे कितने सालों में। देखो इसके बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने साल लगभग आप मान के चलिए कि अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अटेम्प्ट्स की होती है प्लस उसके साथ एक कोचिंग का गाइडेंस। कोचिंग की गाइडेंस में आप सभी को
एक मिलेगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसका पूरा आपको मिलेगा और क्या पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बहुत सहायता मिलेगी। और यूपीएससी के लगभग आप देखिए इसके अंदर आपका प्रीलिम्स में तो जनरल नॉलेज, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विषय जितना आपका एक वर्ष करेगा तो ये रहता है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर मेंस में परीक्षा होती है आपकी लेखन क्वेश्चन, यानी उसके अंतर्गत आप सभी का लेखन देखा जाता है कि आप मेंस या मुख्य परीक्षा में आप क्या क्या लिखते हैं वो सब देखा जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में क्या क्या लिखते हैं। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं फिर उनका होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो आप सभी के जो व्यक्तिगत कुछ विषय पर आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे कि आपकी उस विषय पर क्या आपकी व्यक्तिगत राय है। और कोई सवाल? राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें जी, राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें। हाँ, राइटिंग के बहुत एक मेरे दो पूर्व विद्यार्थी थे, राजस्थान के थे, बहुत मेहनत करते थे। एक तो वर्तमान में आईपीएस है, आईपीएस प्रेम सुख दिन, और एक मेरा अच्छा है आईएएस राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने ये आईपीएस प्रेम सुख दिन को लगातार लिखते रहते थे। हमने कहा था जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी अगर वो लिखेंगे और उन्होंने अगर सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी तो हम उनकी जो फीस है उन्हें वापस दे देंगे मुख्य परीक्षा की। तो मेरे दो विद्यार्थी थे आईपीएस प्रेम सुख देलू और राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, तो दोनों ने मेहनत की थी। अंगुली है ये अंगुली को एकदम ऐसे कहते हैं यहाँ पे खड्डा हो गया था अंगुली की, इतनी मेहनत की थी उन्होंने कि इतनी मेहनत करने फीस तो हमने हिंदी साहित्य की फीस को पूरी दे दी, मेहनत बहुत ज़बरदस्ती की थी। और दोनों का भी यूपीएससी में प्रथम प्रयास में दोनों का चयन हो गया, बहुत एक गर्व की बात है। और आपने से किसी और प्रश्न? किसी की राइटिंग खराब हो तो राइटिंग का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जैसे कॉपी होती है कि आप उस कॉपी में आप किस विषय को किस प्रकार जैसे आ गए कि भारत या फिर जैसे आ गए कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है उसमें आप चयनित हो गया। पंचायती राज में लिखने के लिए सबसे पहले आता है कि ये सबसे पहले 25 मार्च 1984 मतलब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज हुआ। फिर गाँव के अंदर जो पंचायत है उनका क्या कार्य रहता है, फिर उसके अंदर जो कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम सभी क्या होता है, फिर उसके बाद उनका पंचायत के जैसे 30 तरह उसका जिला फिर 44वां अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर 25 मार्च को जोड़ा गया था पंचायती राज। आपने प्रश्न ही चेंज कर दिया। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि किस प्रकार वो अनुसूची नहीं था, उसमें अमेंडमेंट ऐसे होता है कि एक आपके पास आप कोई बिल लाए हो कि आप जैसे कोई भी जैसे बताता हूँ बहुत एक अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक बिल एक्ट और अमेंडमेंट में क्या अंतर होता है। हमारे पास भारत के पास सबसे अच्छी व्यवस्था है संसद। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब कोई भी कानून आता है तो इन दोनों पक्षों के बाद एक का स्वीकृत और होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब सबसे पहले है कि अगर कोई जैसे अच्छा अधिकार आपको अगर किसी लोकसभा में किसी भी एक जो कहते हैं व्यक्ति या फिर सांसद जो नॉमिनेट उनको लगता है कि हमें जो संविधान के अंदर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का होता है, जैसे बताता हूँ कि जब 1932 आज़ाद हुआ 1947 उसके बाद 26 जनवरी और 1950 हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अंदर बात थी कि आपको संविधान में जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम और उसमें दिए गए थे। तो अब किसी सांसद के अंदर ये होता है कि कौन महिलाओं के लिए कोई अलग नियम लाए जाए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। तो उसके बाद है कि लोकसभा में सबसे पहले अध्यादेश पारित होता है, अध्यादेश बिल जो बिल है बिल पे चर्चा होगी, फिर इसके बाद इस पर वोटिंग होगी ना 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत के बाद यह है जो प्रस्ताव या जो बिल है वो डायरेक्ट राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जाने के बाद
इस पर गहन चर्चाएं होती है। उसके बाद जब राज्यसभा में होता है तो लगभग उसमें 1/3 जो सदन होता है उसके सदस्यों का 1/3 वोट होना चाहिए, जिसके बाद यह जो कानून है यह लागू है। फिर इसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है ताकि उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो देश में लागू हो जाए। इस प्रकार एक लोग कहते हैं अध्यादेश से आपके कुछ विधान है उसके अंदर चेंज हो सकता है, या फिर अध्यादेश की जो कहते हैं बिल से हम जा सकते हैं एक्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा चेंज करने का रहता है डेकोरेशन। और आपका वो प्रश्न ही नहीं बताया आपने हमारा। कौन सा आपका? राइटिंग खराब हो तो हाँ, लेखन कला एक बहुत अच्छी प्रश्न है कि लेखन कला में आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जब आपकी 10 से प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा के होने के बाद आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे को शायद इतनी ज़्यादा भी आपके मेहनत की नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परीक्षा दे रहे हो तो बहुत ही अपने आप में प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस ये सिर्फ ये नौकरी, आईएएस सिर्फ नौकरी है, बाकी नौकरियाँ होती, क्योंकि बाकी नौकरियों के पेपर भी आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पर आईएएस जो यूपीएससी करवाता है यह एक परीक्षा होती है, बाकी परीक्षाएं होती है, तो यह सबसे अच्छी प्रतिष्ठित सेवा है। हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति पर विधि 352 के 360 के अंदर तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और राष्ट्रपति आता है तेरे 123, 121 और 156 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 352 के अंदर तो बताया गया ना कि इंडिया का एक राज्य है, नहीं उसकी योग्यता है 72 में। तो यार 352 देश के अंदर जो है 352 ये तो होती है राष्ट्रपति की पावर्स। ठीक है, राष्ट्रपति पावर वीडियो पोस्ट कर देता है। हाँ, पोज ही है। और उसके अंतर्गत है ना, जैसे 72 में बताया गया है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होगा। उसकी क्या क्या मतलब योग्यता है निर्वाचित होने की, वो लोकसभा के होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो उसके बारे में बताया गया ना कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। किसी के एक बच्चा हो तो तो उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है क्या? मतलब पॉपुलेशन कम करने में हमारी क्या योग्यता है? हाँ भाई, बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो, आपको जीवन में एक न एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको या तो आपका अगर किस्मत होती है, फिर आपका ऐसा अगर आपके पिता परमेश्वर की कृपा होती है तो शायद आप आईएएस भी बन सकते हो। तो मेरा कहना यही उचित होगा कि आप सभी जीवन में एक बार यूपीएससी की जो परीक्षा है यूपीएससी तैयारी करनी चाहिए। तो क्या पता भगवान अगर साथ दे तो आप आईएएस भी बन सकते हो। अब और कुछ किसी कोई पसंद हो तो पूछिए। सर, वो हम दो हमारे दो ये जो नारा चला था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हम दो हमारे दो, ये एक सरकार का एक कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत बताया गया कि हमारे भारत में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या। तो इसके अंतर्गत बताया गया था जनसंख्या में भारत ने लगातार चीन से भी आगे तरक्की कर ली इसमें। और भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, तो विश्व का ये सबसे बड़ा 7वां देश है। और इसके अंतर्गत कहते हैं जनसंख्या वाला कि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर हम तो हमारे दो हैं तो सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके अंतर्गत एक जनसंख्या में भी नियंत्रण हो, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को किस प्रकार समायोजित करें कि वो इस पूरे में रहे। आप जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े देश के अंतर्गत अगर इतनी लाखों करोड़ों 125 करोड़ देश है, अगर यही 200 करोड़ देश हो जाए तो क्या महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगी। इसमें सोचने की बात है। सर, आपका कोई हार्दिक स्वागत पर भारत
एक बहुत बड़ा देश है और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो रेल व्यवस्था के साथ साथ सबसे अच्छी एक कहते हैं सरकारी सेवा या प्रशासनिक सेवा दी गई थे जिसका नाम है IAS। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि मान सकते हैं। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है। इसके अंदर लाखों लोग प्रयास करते हैं पर जो कुछ चुनिंदा या फिर कुछ जिनका नज़रिया होता है दूसरी तरीके से वो लोग सक्सेस होते हैं। IAS एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। इसके अंतर्गत आप सभी को एक बेनिफिट ये रहेगा, आप किसी भी सेवा में देखिए आप रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ कि वह रिटायर्ड है या रिटायर्ड फौजी, पर जो ये IAS कहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कहते हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही कहेंगे कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छी है, इसमें आपको नौकर मिलेंगे, नौकर चाकर मिल जाएंगे आपको, प्लस बहुत आपको मेडिकल और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। जी अगर मैं एक बार बताता हूँ फिर आपकी एक बार मेरा हो जाए फिर उसके बाद मैं आपसे आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछना चाहूँगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो हमें तैयारी करनी है IAS जो इसका बताता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है UPSC को ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। भारत की है सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है क्योंकि यह प्रतिवर्ष होती है। उसके साथ साथ UPSC का कहते हैं सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है या फिर पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी है कि लोग तैयारी करते रहते हैं इसकी, पर उनके पास एक मेंटोर नहीं होता, वो लगातार तैयारी करते रहते हैं। बहुत एक अच्छा इसके अंदर आप सबका एक अच्छा एक डिज़ायर एक आप सभी को एक नॉलेज होना चाहिए कि आप ये UPSC की तैयारी आप कैसे करें। बहुत लोग मेहनत करते हैं तो एक सबसे अच्छा इसमें और होगा टाइम मैनेजमेंट कि आपके साथ इतना आपको एक साल के अंतर्गत आपको इतना विषय तैयार करना है कि आप मजबूती के साथ UPSC के अंदर प्रवेश करें। अब इसके अंदर 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा होता है इसका मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। और ये सब कुल मिला के अगर जो प्राप्तांक को जुड़ते हैं वो सभी इन 2 में से जो होते हैं वो सिर्फ इन 2 के जुड़ते हैं, आपके एक तो मुख्य परीक्षा के और आपके साक्षात्कार के 2025 नंबर जुड़ते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको लगातार आपको जो श्रेणी के हिसाब से आपको जो सेवाएं हैं उनमें मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ क्या प्रश्न आपका? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो UPSC लगभग आप अंदाजन मान के चलिए 50%। बात की जाए कि किस कैटेगरी की जाती है तो बताते हैं कि अभी पिछले वर्ष तक देखा है कि जो जनरल या OBC है उनकी लगभग जाती है 48% के आसपास उनकी जाती है। और उसके बाद PWS में लगभग 45। और बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की तो उसमें भी लगभग यही क्राइटेरिया है 42% का, यानी कि ये कट ऑफ रहेगी फिर उसके बाद आपकी जो चयनित सेवा है। और उसके अंतर्गत लगभग UPSC की जो परीक्षा आती है IAS की वो हर साल आयोजित होती है, लगभग उसके अंदर 800 से 900 पर। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से आप पूछिए। फीस कितनी है? क्या चीज़? फीस देखिए ये जो प्रश्न है ये यहाँ पूछने के लायक नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको बाहर जो हमारे जो बैठे रहते मैनेजमेंट से पूछे। मेरे जो प्रश्न है वो UPSC के बारे में है, और किसी का कोई प्रश्न है UPSC के बारे में कितने सालों में क्लियर हो जाएगी? बहुत एक अच्छे प्रश्न पूछा कि कौन कितने सालों में। देखो इसके बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने साल लगभग आप मान के चलिए कि अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अटेम्प्ट्स की होती है प्लस उसके साथ एक कोचिंग का गाइडेंस। कोचिंग की गाइडेंस में
आप सभी को एक मिलेगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसका पूरा आपको मिलेगा और क्या पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बहुत सहायता मिलेगी। और यूपीएससी लेवल पर आप देखिए इसके अंदर आपका प्रीलिम्स में तो जनरल नॉलेज, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विषय जिनका आपका एक वर्ष रहेगा। तो ये रहता है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर मेंस में परीक्षा होती है आपकी लेखन क्वेश्चन, यानी उसके अंतर्गत आप सभी का लेखन देखा जाता है कि आप मेंस या मुख्य परीक्षा में आप क्या क्या लिखते हैं, वो सभी देखा जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में क्या क्या लिखते हैं। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं फिर उनका होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो आप सभी के जो व्यक्तिगत कुछ विषय पर आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे कि आपकी उस विषय पर क्या आपकी व्यक्तिगत राय है। और कोई सवाल? राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें जी, राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें। हाँ, राइटिंग की बहुत एक मेरे दो पूर्व विद्यार्थी थे, राजस्थान के थे, बहुत मेहनत करते थे। एक तो वर्तमान में आईपीएस है, आईपीएस प्रेम सुख दिन, और एक मेरा अच्छा है आईएएस राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने ये आईपीएस प्रेम सुख दिन को लगातार लिखते रहते थे। हमने कहा था जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी अगर लिखेंगे और उन्होंने अगर सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी तो हम उनकी जो फीस है उन्हें वापस दे देंगे मुख्य परीक्षा की। तो मेरे दो विद्यार्थी थे आईपीएस प्रेम सुख देलू और राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने मेहनत की, अंगुली है ये अंगुली को एकदम ऐसे कहते हैं यहाँ पे खड्डा हो गया था अंगुली की। इतनी मेहनत की थी उन्होंने कि इतनी मेहनत करने फीस तो उन्होंने हिंदी साहित्य की थी, फीस को पूरी दे दी, मेहनत बहुत ज़बरदस्त की थी। और दोनों का भी यूपीएससी में प्रथम प्रयास में दोनों का चयन हो गया, बहुत एक गर्व की बात है। और आप में से किसी और पर्सन किसी की राइटिंग खराब हो तो राइटिंग का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जैसे कॉपी होती है कि आप उस कॉपी में आप किस विषय को किस प्रकार जैसे आ गया कि भारत या फिर जैसे आ गया कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है उसमें आप चयनित हो गया। पंचायती राज में लिखने के लिए सबसे पहले आता है कि ये सबसे पहले 25 मार्च 1984 मतलब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज हुआ। फिर गाँव के अंदर जो पंचायत है उनका क्या कार्य रहता है, फिर उसके अंदर जो कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद उनका पंचायत के जैसे 30 तरह उसका जिला फिर 44वां अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर 25 मार्च को जोड़ा गया था पंचायती राज। आपने प्रश्न चेंज कर दिया। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि किस प्रकार है वो अनुसूची नहीं था, उसमें अमेंडमेंट ऐसे होता है कि एक आपके पास आप कोई बिल लाए हो कि आप जैसे कोई भी जैसे बहुत एक अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक बिल एक्ट और अमेंडमेंट में क्या अंतर होता है। हमारे पास भारत के पास सबसे अच्छी व्यवस्था है संसद। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब कोई भी कानून आता है तो इन दोनों पक्षों के बाद एक का स्वीकृत और होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब सबसे पहले है कि अगर कोई जैसे अच्छा अधिकार आपको अगर किसी लोकसभा में किसी भी एक जो कहते हैं व्यक्ति या फिर सांसद जो नॉमिनेट हो उनको लगता है कि हमें जो संविधान के अंदर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का होता है, जैसे बताता हूँ कि जब 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 उसके बाद 26 जनवरी और 1950 हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अंदर बात थी कि आपको संविधान में जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम और उसमें दिए गए थे। तो अब किसी सांसद के अंदर ये होता है कि कौन महिलाओं के लिए कोई अलग नियम लाए जाए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। तो उसके बाद है कि लोकसभा में सबसे पहले अध्यादेश पारित होता है, अध्यादेश बिल जो बिल है बिल पे चर्चा होगी, फिर इसके बाद इस पर वोटिंग होगी ना 2/3 बहुमत के बाद यह है जो प्रस्ताव या जो बिल है वो डायरेक्ट
राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जाने के बाद इस पर गहन चर्चाएं और होती है। उसके बाद जब राज्यसभा में होता है तो लगभग उसमें 1/3 जो सदन होता है उसके सदस्यों का 1/3 वोट होना चाहिए, जिसके बाद यह जो कानून है यह लागू है। फिर इसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है ताकि उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो देश में लागू हो जाए। इस प्रकार एक लोग कहते हैं अध्यादेश से आपके कुछ विधान है उसके अंदर चेंजेस हो सकता है, या फिर अध्यादेश की जो कहते हैं बिल से हम जा सकते हैं एक्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा चेंज करने का रहता है डेकोरेट। और आपका वो प्रश्न ही नहीं बताया आपने हमारा। कौन सा आपका? राइटिंग खराब हो तो हाँ, लेखन कला एक बहुत सही प्रश्न किया कि लेखन कला में आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जब आपकी 10 से प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा के होने के बाद आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तो शायद इतनी ज़्यादा भी आपके मेहनत की नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परीक्षा दे रहे हो तो बहुत ही अपने आप में प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस ये सिर्फ ये नौकरी, आईएएस सिर्फ नौकरी है, बाकी नौकरियाँ होती, क्योंकि बाकी नौकरियों के पेपर भी आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पर आईएएस जो यूपीएससी करवाता है यह एक परीक्षा होती है, बाकी परीक्षाएं होती है, और यह सबसे अच्छी प्रतिष्ठित सेवा है। हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति का खुदी 352 के 356 के अंदर तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और राष्ट्रपति आता है तेरे 123, 121 और 156 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे 352 71 के अंदर तो बताया गया ना कि इंडिया का एक राज्य है, नहीं उसकी योग्यता है 72 में। यार 352 देश के अंदर जो है 352 ये तो होती है राष्ट्रपति की पावर्स। ठीक है, राष्ट्रपति पावर वीडियो पोस्ट कर देता है। हाँ, पोज ही है। और उसके अंतर्गत है ना, जैसे 72 में बताया गया है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होगा, और उसकी क्या क्या मतलब योग्यता है निर्वाचित होने की, वो लोकसभा के होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो उसके बारे में बताया गया ना कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। किसी के एक बच्चा हो तो तो उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है क्या? मतलब पॉपुलेशन कम करने में हमारी क्या योग्यता है? हाँ भाई, बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो, आपको जीवन में एक न एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको या तो आपका अगर किस्मत होती है, फिर आपका ऐसा अगर आपके पिता परमेश्वर की कृपा होती है तो शायद आप आईएएस भी बन सकते हो। तो मेरा कहना यही उचित होगा कि आप सभी लोग जीवन में एक बार यूपीएससी की जो परीक्षा है यूपीएससी तैयारी होनी चाहिए। तो क्या पता भगवान अगर साथ दे तो आप आईएएस भी बन सकते हो। अब और कुछ से कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर, वो हम दो हमारे दो ये जो नारा चला था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हम दो हमारे दो, ये एक सरकार का एक कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत बताया गया कि हमारे भारत में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसके अंतर्गत बताया गया था जनसंख्या में भारत में लगातार चीन से भी आगे तरक्की कर ली इसमें। और भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, तो विश्व का ये सबसे बड़ा 7वां देश है। और इसके अंतर्गत कहते हैं जनसंख्या वाला कि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर हम तो हमारे दो हैं, तो सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके अंतर्गत एक जनसंख्या में भी नियंत्रण हो, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को किस प्रकार समायोजित करें कि वो इस पूरे में आप जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े देश के अंतर्गत अगर इतनी लाखों करोड़ों 125 करोड़ देश है, अगर यही 200 करोड़ देश हो जाए तो क्या महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगी। इसमें सोचने की बात है। सर, आपका कोई हार्दिक स्वागत पर
भारत एक बहुत बड़ा देश है और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो रेल व्यवस्था के साथ सबसे अच्छी एक कहते हैं सरकारी सेवा या प्रशासनिक सेवा दी गए थे जिसका नाम है IAS। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि मान सकते हैं। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है। इसके अंदर लाखों लोग प्रयास करते हैं पर जो कुछ चुनिंदा या फिर कुछ जिनका नज़रिया होता है दूसरी तरीके से वो लोग सक्सेस होते हैं। IAS एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। इसके अंतर्गत आप सभी को एक बेनिफिट ये रहेगा, आप किसी भी सेवा में देखिए आप रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ कि वह रिटायर्ड है या रिटायर्ड फौजी, पर जो ये IAS कहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कहते हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही कहेंगे कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छी है, इसमें आपको नौकर मिलेंगे, नौकर चाकर मिल जाएंगे आपको, प्लस बहुत आपको मेडिकल और बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी। जी अगर मैं एक बात बताता हूँ फिर आपकी एक बार मेरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो हमें तैयारी करनी है IAS जो इसका बताता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है UPSC वो ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। भारत की यह सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है क्योंकि यह प्रतिवर्ष होती है। उसके साथ साथ UPSC का कहते हैं सिलेबस सबसे पहले पर पता होना चाहिए सिलेबस क्या है या फिर पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी है कि लोग तैयारी करते रहते हैं इसकी, पर उनके पास एक मेंटोर नहीं होता, वो लगातार तैयारी करते रहते हैं। बहुत एक अच्छा इसके अंदर आप सबका एक अच्छा एक डिज़ायर, एक आप सभी को एक नॉलेज होना चाहिए कि आप ये UPSC की तैयारी आप कैसे करें। बहुत लोग मेहनत करते हैं तो एक सबसे अच्छा इसमें और होगा टाइम मैनेजमेंट कि आपके साथ इतना आपको एक साल के अंतर्गत आपको इतना विषय तैयार करना है कि आप मजबूती के साथ UPSC के अंदर प्रवेश करें। अब इसके अंदर 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा होता है इसका मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। और ये सब कुल मिला के अगर जो प्राप्तांक जुड़ते हैं वो सभी इन 2 में से जो होते हैं वो सिर्फ इन 2 के जुड़ते हैं, आपके एक तो मुख्य परीक्षा के और आपके साक्षात्कार के 2025 नंबर जुड़ते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको लगातार आपको जो श्रेणी के हिसाब से आपको जो सेवाएं हैं उनमें मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ क्या प्रश्न आपका? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो UPSC लगभग आप अंदाजा मान के चलिए 50%। बात की जाए कि इस कैटेगरी की जाती है तो बताते हैं कि अभी पिछले वर्ष तक देखा है कि जो जनरल या OBC है उनकी लगभग जाती है 48% के आसपास उनकी जाती है। और फिर PWS में लगभग 45। और बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की तो उसमें भी लगभग यही क्राइटेरिया है 42% का, यानी कि ये कट ऑफ रहेगी। फिर उसके बाद आपकी जो चयनित सेवा है और उसके अंतर्गत लगभग UPSC की जो परीक्षा आती है IAS की वो हर साल आयोजित होती है। लगभग उसके अंदर 800 से 900 पर। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से आप पूछिए। फीस कितनी है? क्या चीज़? फीस देखिए ये जो प्रश्न है ये यहाँ पूछने के लायक नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको बाहर जो हमारे जो बैठे रहते मैनेजमेंट से पूछे। मेरे जो प्रश्न है वो UPSC के बारे में है और किसी का कोई प्रश्न है UPSC के बारे में कितने सालों में क्लियर हो जाएगी? बहुत एक अच्छे प्रश्न पूछा कि कौन कितने सालों में। देखो इसके बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने साल लगभग आप मान के चलिए कि अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अटेम्प्ट्स की होती है प्लस उसके साथ एक कोचिंग का
गाइडेंस, कोचिंग की गाइडेंस में आप सभी को एक मिलेगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसका पूरा आपको मिलेगा और क्या पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बहुत सहायता मिलेगी। और यूपीएससी के लेवल आप देखिए इसके अंदर आपका प्रीलिम्स में तो जनरल नॉलेज, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विषय जिनका आपका एक वर्ष करेगा। तो ये रहता है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर मेंस में परीक्षा होती है आपकी लेखन क्वेश्चन, यानी उसके अंतर्गत आप सभी का लेखन देखा जाता है कि आप मेंस या मुख्य परीक्षा में आप क्या क्या लिखते हैं वो सभी पता चलेगा कि आप मुख्य परीक्षा में क्या क्या लिखते हैं। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं फिर उनका होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो आप सभी के जो व्यक्तिगत कुछ विषय पर आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे कि आपकी उस विषय पर क्या आपकी व्यक्तिगत राय है। और कोई सवाल? राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें जी, राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें। हाँ, राइटिंग की बहुत एक मेरे दो पूर्व विद्यार्थी थे, राजस्थान के थे, बहुत मेहनत करते थे। एक तो वर्तमान में आईपीएस है, आईपीएस प्रेम सुख दिन, और एक मेरा अच्छा है आईएएस राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने ये आईपीएस प्रेम सुख दिन को लगातार लिखते रहते थे। हमने कहा था जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी अगर लिखेंगे और उन्होंने अगर सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी तो हम उनकी जो फीस है उन्हें वापस दे देंगे मुख्य परीक्षा की। तो मेरे दो विद्यार्थी थे आईपीएस प्रेम सुख देलू और राजेंद्र सिंह राजपुर, तो दोनों ने मेहनत की। अंगुली है, अंगुली को एकदम ऐसे कहते हैं यहाँ पे खड्डा हो गया था अंगुली की। इतनी मेहनत की थी उन्होंने कि इतनी मेहनत करने फीस तो उन्होंने हिंदी साहित्य की थी, फीस को पूरी दे दी, मेहनत बहुत ज़बरदस्त की थी। और दोनों का भी यूपीएससी में प्रथम प्रयास में दोनों का चयन हो गया, बहुत एक गर्व की बात है। और आप में से किसी और प्रश्न? किसी की राइटिंग खराब हो तो राइटिंग का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जैसे कॉपी होती है कि आप उस कॉपी में आप किस विषय को किस प्रकार जैसे आ गया कि भारत या फिर जैसे आ गया कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है उसमें आप क्या लिखोगे। पंचायती राज में लिखने के लिए सबसे पहले आता है कि ये सबसे पहले 25 मार्च 1984 मतलब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज हुआ। फिर गाँवों के अंदर जो पंचायत है उनका क्या कार्य रहता है, फिर उसके अंदर जो कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद उनका पंचायत के जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था जिला फिर 44वां अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर 25 मार्च को जोड़ा गया था पंचायती राज। आपने प्रश्न चेंज कर दिया। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि किस प्रकार वो अनुसूची नहीं था, उसमें अमेंडमेंट ऐसे होता है कि एक आपके पास आप कोई बिल लाए हो कि आप जैसे कोई भी जैसे बताता बहुत एक अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक बिल एक्ट और अमेंडमेंट में क्या अंतर होता है। हमारे पास भारत के पास सबसे अच्छी व्यवस्था है संसद। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब कोई भी कानून लाता है तो इन दोनों पक्षों के बाद एक का स्वीकृत और होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब सबसे पहले है कि अगर कोई जैसे अच्छा अधिकार आपको अगर किसी लोकसभा में किसी भी एक जो कहते हैं व्यक्ति या फिर सांसद जो नॉमिनेट हो उनको लगता है कि हमें जो संविधान के अंदर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का होता है, जैसे बताता हूँ कि जब 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 उसके बाद 26 जनवरी और 1950 हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अंदर बात थी कि आपको संविधान में जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम और उसमें दिए गए थे। तो अब किसी सांसद के अंदर ये होता है कि क्यों ना महिलाओं के लिए कोई अलग नियम लाए जाए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। तो उसके बाद है कि लोकसभा में सबसे पहले अध्यादेश पारित होता है, अध्यादेश बिल जो बिल है बिल पे चर्चा होगी, फिर इसके बाद इस पर वोटिंग होगी ना 2/3 बहुमत के बाद यह है जो प्रस्ताव या जो बिल है वो डायरेक्ट
राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जाने के बाद इस पर गहन चर्चाएं और होती है। उसके बाद जब राज्यसभा में जाता है तो लगभग उसमें 1/3 जो सदन होता है उसके सदस्यों का 1/3 वोट होना चाहिए, जिसके बाद यह जो कानून है यह लागू है। फिर इसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है ताकि उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो देश में लागू हो जाए। इस प्रकार एक लोग कहते हैं अध्यादेश से आपके कुछ विधान है उसके अंदर चेंजेस हो सकता है, या फिर अध्यादेश की जो कहते हैं बिल से हम जा सकते हैं एक्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा चेंज करने का रहता है डेकोरेट। और आपका वो प्रश्न ही नहीं बताया आपने हमारा। कौन सा आपका? राइटिंग खराब हो तो हाँ, लेखन कला एक बहुत सही प्रश्न किया कि लेखन कला में आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जब आपकी 10 से प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा के होने के बाद आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तो शायद इतनी ज़्यादा भी आपके मेहनत की नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परीक्षा दे रहे हो तो बहुत ही अपने आप में प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस ये सिर्फ ये नौकरी, आईएएस सिर्फ नौकरी है, बाकी नौकरियाँ होती, क्योंकि बाकी नौकरियों के पेपर भी आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पर आईएएस जो यूपीएससी करवाता है यह एक परीक्षा होती है, बाकी परीक्षाएं होती है, और यह सबसे अच्छी प्रतिष्ठित सेवा है। हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति पर होगी 352 के के अंदर तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और राष्ट्रपति आता है तेरे 123, 121 और 156 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे 352 71 के अंदर तो बताया गया ना कि इंडिया का एक राज्य है, नहीं उसकी योग्यता है 72 में। तो यार 352 देश के अंदर जो है 352 ये तो होती है राष्ट्रपति की पावर्स। ठीक है, राष्ट्रपति पावर वीडियो पोस्ट कर देता है। हाँ, पोज ही है। और उसके अंतर्गत है ना, जैसे 72 में बताया गया है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होगा, और उसकी क्या क्या मतलब योग्यता है निर्वाचित होने की, वो लोकसभा के होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो उसके बारे में बताया गया ना कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। किसी के एक बच्चा हो तो तो उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है क्या? मतलब पॉपुलेशन कम करने में हमारी क्या योग्यता है? हाँ भाई, बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो आपको जीवन में एक न एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको या तो आपका अगर किस्मत होती है, फिर आपका ऐसा अगर आपके पिता परमेश्वर की कृपा होती है तो शायद आप आईएएस भी बन सकते हो। तो मेरा कहना यही उचित होगा कि आप सभी जीवन में एक बार यूपीएससी की जो परीक्षा है यूपीएससी तैयारी होनी चाहिए, तो क्या पता भगवान अगर साथ दे तो आप आईएएस भी बन सकते हो। अब और कुछ किसी कोई पसंद हो तो पूछिए। सर, वो हम दो हमारे दो ये जो नारा चला था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हम दो हमारे दो, ये एक सरकार का एक कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत बताया गया कि हमारे भारत में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसके अंतर्गत बताया गया था जनसंख्या में भारत में लगातार चीन से भी आगे तरक्की करनी इसमें, और भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, तो विश्व का ये सबसे बड़ा 7वां देश है। और इसके अंतर्गत कहते हैं जनसंख्या वाला कि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर हम तो हमारे दो हैं तो सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके अंतर्गत एक जनसंख्या पे भी नियंत्रण हो, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को किस प्रकार समायोजित करें कि वो इस पूरे में रहे। आप जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े देश के अंतर्गत अगर इतनी लाखों करोड़ों 125 करोड़ देश है, अगर यही 200 करोड़ देश हो जाए तो क्या महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगी? इसमें सोचने की बात है। सर, आपका कोई हार्दिक स्वागत
भारत एक बहुत बड़ा देश है और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो रेल व्यवस्था के साथ सबसे अच्छी एक कहते हैं सरकारी सेवा या प्रशासनिक सेवा देके गए थे जिसका नाम है IAS। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि मान सकते हैं। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है। इसके अंदर लाखों लोग प्रयास करते हैं पर जो कुछ चुनिंदा या फिर कुछ जिनका नज़रिया होता है दूसरी तरीके से वो लोग सक्सेस होते हैं। IAS एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। इसके अंतर्गत आप सभी को एक बेनिफिट ये रहेगा, आप किसी भी सेवा में देखिए आप रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ कि वह रिटायर्ड है या रिटायर्ड फौजी, पर जो ये IAS कहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कहते हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही कहेंगे कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छी है, इसमें आपको नौकर मिलेंगे, नौकर चाकर मिल जाएंगे आपको, प्लस बहुत आपको मेडिकल और बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी। जी अगर मैं एक बात बताता हूँ फिर आपकी एक बार मेरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हमें तैयारी करनी है IAS जो इसका बताता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है UPSC वो ये परीक्षा कंडक्ट करवाती है, प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। भारत की है सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है क्योंकि यह प्रतिवर्ष होती है। उसके साथ साथ UPSC का कहते हैं सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है या फिर पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए, फिर उसकी हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी है कि लोग तैयारी करते रहते हैं इसकी, पर उनके पास एक मेंटोर नहीं होता, वो लगातार तैयारी करते रहते हैं। बहुत एक अच्छा इसके अंदर आप सबका एक अच्छा एक डिज़ायर एक आप सभी को एक नॉलेज होना चाहिए कि आप ये UPSC की तैयारी आप कैसे करें। बहुत लोग मेहनत करते हैं तो एक सबसे अच्छा इसमें और होगा टाइम मैनेजमेंट कि आपके साथ इतना आपको एक साल के अंतर्गत आपको इतना विषय तैयार करना है कि आप मजबूती के साथ UPSC के अंदर प्रवेश करें। अब इसके अंदर 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा होता है इसका मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू। और ये सब कुल मिला के अगर जो प्राप्तांक जुड़ते हैं वो सभी इन 2 में से जो होते हैं वो सिर्फ इन 2 के जुड़ते हैं, आपके एक मुख्य परीक्षा के और आपके साक्षात्कार के 2025 नंबर जुड़ते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको लगातार आपको जो श्रेणी के हिसाब से आपको जो सेवाएं हैं उनमें मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ क्या प्रश्न आपका? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो UPSC लगभग आप अंदाजा मान के चलिए 50% बात की जाए कि इस कैटेगरी की जाती है तो बताते हैं कि अभी पिछले वर्ष तक देखा है कि जो जनरल या OBC है उनकी लगभग जाती है 48% के आसपास उनकी जाती है। और उसके बाद PWS में लगभग 45 और बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की तो उसमें भी लगभग यही क्राइटेरिया है 42% का, यानी कि ये कट ऑफ रहेगी। फिर उसके बाद आपकी जो चयनित सेवा है और उसके अंतर्गत लगभग UPSC की जो परीक्षा आती है IAS की वो हर साल आयोजित होती है। लगभग उसके अंदर 800 से 900 पर। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से आप पूछिए। फीस कितनी है? क्या चीज़? फीस देखिए ये जो प्रश्न है ये यहाँ पूछने के लायक नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको बाहर जो हमारे जो बैठे रहते मैनेजमेंट से पूछे। मेरे जो प्रश्न है वो UPSC के बारे में है और किसी का कोई प्रश्न है UPSC के बारे में कितने सालों में क्लियर हो जाएगी? बहुत एक अच्छे प्रश्न पूछे कि कितने सालों में। देखो इसके बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने साल लगभग आप मान के चलिए कि अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अटेम्प्ट्स की होती है प्लस उसके साथ एक कोचिंग का गाइडेंस। कोचिंग की गाइडेंस
सभी को एक मिलेगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसका पूरा आपको मिलेगा और क्या पाठ्यक्रम रहेगा उसमें बहुत सहायता मिलेगी। और यूपीएससी में लगभग आप देखिए इसके अंदर आपका प्रीलिम्स में तो जनरल नॉलेज, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विषय जिनका आपका एक वर्ष रहेगा। तो ये रहता है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर मेंस में परीक्षा होती है आपकी लेखन क्वेश्चन, यानी उसके अंतर्गत आप सभी का लेखन देखा जाता है कि आप मेंस या मुख्य परीक्षा में आप क्या क्या लिखते हैं वो सभी देखा जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में क्या क्या लिखते हैं। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं फिर उनका होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो आप सभी के जो व्यक्तिगत कुछ विषय पर आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे कि आपकी उस विषय पर क्या आपकी व्यक्तिगत राय है। और कोई सवाल? राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें जी, राइटिंग का प्रभाव थोड़ी पड़ता है इसमें। हाँ, राइटिंग की बहुत। एक मेरे दो पूर्व विद्यार्थी थे, राजस्थान के थे, बहुत मेहनत करते थे। एक तो वर्तमान में आईपीएस है, आईपीएस प्रेम सुख दिन, और एक मेरा अच्छा है आईएएस राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने ये आईपीएस प्रेम सुख दिन को लगातार लिखते रहते थे। हमने कहा था जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी अगर वो लिखेंगे और उन्होंने अगर सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी तो हम उनकी जो फीस है उन्हें वापस दे देंगे मुख्य परीक्षा की। तो मेरे दो विद्यार्थी थे आईपीएस प्रेम सुख देलू और राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो दोनों ने मेहनत की। अंगुली है, ये अंगुली को एकदम ऐसे कहते हैं यहाँ पे खड्डा हो गया था अंगुली की। इतनी मेहनत की थी उन्होंने कि इतनी मेहनत करने फीस तो उन्होंने हिंदी साहित्य की फीस को पूरी दे दी। मेहनत बहुत ज़बरदस्त की थी और दोनों का भी यूपीएससी में प्रथम प्रयास में दोनों का चयन हो गया। बहुत एक गर्व की बात है। और आप में से किसी और प्रश्न? किसी की राइटिंग खराब हो तो राइटिंग का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जैसे कॉपी होती है कि आप उस कॉपी में आप किस विषय को किस प्रकार जैसे आ गया कि भारत या फिर जैसे आ गया कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है उसमें आप क्या लिखोगे। पंचायती राज में लिखने के लिए सबसे पहले आता है कि ये सबसे पहले 25 मार्च 1984 मतलब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज हुआ। फिर गाँव के अंदर जो पंचायत है उनका क्या कार्य रहता है, फिर उसके अंदर जो कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम सभी कार्य होता है। फिर उसके बाद उनका पंचायत के जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था जिला फिर 44वां अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर 25 मार्च को जोड़ा गया था पंचायती राज। आपने प्रश्न चेंज कर दिया। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि किस प्रकार वो अनुसूची नहीं था, उसमें अमेंडमेंट ऐसे होता है कि एक आपके पास आप कोई बिल लाए हो कि आप जैसे कोई भी जैसे बताता हूँ बहुत एक अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक बिल एक्ट और अमेंडमेंट में क्या अंतर होता है। हमारे पास भारत के पास सबसे अच्छी व्यवस्था है संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब कोई भी कानून आता है तो इन दोनों पक्षों के बाद एक का स्वीकृत और होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब सबसे पहले है कि अगर कोई जैसे अच्छा अधिकार आपको अगर किसी लोकसभा में किसी भी एक जो कहते हैं व्यक्ति या फिर सांसद जो नॉमिनेट उनको लगता है कि हमें जो संविधान के अंदर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का होता है, जैसे बताता हूँ कि जब 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 उसके बाद 26 जनवरी और 1950 हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अंदर बात थी कि आपको संविधान में जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम और उसमें दिए गए थे। तो अब किसी सांसद के अंदर ये होता है कि क्यों ना महिलाओं के लिए कोई अलग नियम लाए जाए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। तो उसके बाद है कि लोकसभा में सबसे पहले अध्यादेश पारित होता है, अध्यादेश बिल जो बिल है बिल पे चर्चा होगी। फिर इसके बाद इस पर वोटिंग होगी ना 2/3 बहुमत के बाद यह है जो प्रस्ताव या जो बिल है वो डायरेक्ट राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा
में जाने के बाद इस पर गहन चर्चाएं होती है। उसके बाद जब राज्यसभा में होता है तो लगभग उसमें 1/3 जो सदन होता है उसके सदस्यों का 1/3 वोट होना चाहिए, जिसके बाद यह जो कानून है यह लागू है। फिर इसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है ताकि उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो देश में लागू हो जाए। इस प्रकार एक लोग कहते हैं अध्यादेश से आपके कुछ विधान है उसके अंदर चेंजेस हो सकता है, या फिर अध्यादेश की जो कहते हैं बिल से हम जा सकते हैं एक्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा चेंज करने का रहता है डेकोरेशन। और आपका वो प्रश्न ही नहीं बताया आपने हमारा। कौन सा आपका? राइटिंग खराब हो तो हाँ, लेखन कला एक बहुत अच्छे प्रश्न किया कि लेखन कला में आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जब आपकी 10 से प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा के होने के बाद आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे को शायद इतनी ज़्यादा भी आपके मेहनत की नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परीक्षा दे रहे हो तो बहुत ही अपने आप में प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस ये सिर्फ ये नौकरी, आईएएस सिर्फ नौकरी है, बाकी नौकरियाँ होती, क्योंकि बाकी नौकरियों के पेपर भी आते जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पर आईएएस जो यूपीएससी करवाता है यह एक परीक्षा होती है, बाकी परीक्षाएं होती है, तो यह सबसे अच्छी प्रतिष्ठित सेवा है। हाँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति पर नीति 352 के अंदर तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और राष्ट्रपति आता है तेरे 123, 121 और 156 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 352 के अंदर तो बताया गया ना कि इंडिया का एक राज्य है, नहीं उसकी योग्यता है 72 में। तो यार 352 देश के अंदर जो है 352 ये तो होती है राष्ट्रपति की पावर्स। ठीक है, राष्ट्रपति पावर वीडियो पोस्ट कर देता है। हाँ, पोज ही है। और उसके अंतर्गत है ना, जैसे 72 में बताया गया है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होगा, और उसकी क्या क्या मतलब योग्यता है निर्वाचित होने की, वो लोकसभा के होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो उसके बारे में बताया गया ना कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। किसी के एक बच्चा हो तो तो उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है क्या? मतलब पॉपुलेशन कम करने में हमारी क्या योग्यता है? हाँ भाई, बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो, आपको जीवन में एक न एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको या तो आपका अगर किस्मत होती है, फिर आपका ऐसा अगर आपके पिता परमेश्वर की कृपा होती है तो शायद आप आईएएस भी बन सकते हो। तो मेरा कहना यही उचित होगा कि आप सभी जीवन में एक बार